किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। नमस्कार, सर्वप्रथम दीपोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमने जो सामाजिक अध्ययन की टॉपिक वाइज मैराथन टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसके अंदर आज चौथा वीडियो है। आज के इस वीडियो में भी हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के सवालों को शामिल करेंगे। कल दीपोत्सव में आप व्यस्त रहेंगे तो आज ही इसी वीडियो में आपको 40 प्रश्न है जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर देना, सभी ग्रुप में शेयर कर देना ताकि और साथी भी जुड़कर इसका लाभ ले सकें। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला सवाल है आज की सीरीज का और क्रमबद्ध देखें तो 61 नंबर। सिंधु सभ्यता में समाज व परिवार था। सिंधु सभ्यता में समाज व परिवार था पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, दोनों या दोनों ही नहीं। तो यहाँ पर साहब उत्तर हो जाएगा अपना सिंधु सभ्यता में समाज व परिवार था अपने मातृसत्तात्मक। ब है जो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और पिछली सीरीज़ के अंदर जो सवाल पूछा था आखिरी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, विष्णु मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, ब दोनों या फिर मंदिर के अवशेष नहीं मिले। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा द। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष जो हमें नहीं मिले हैं। अगला सवाल आज की सीरीज़ का, सिंधु सभ्यता के लोग खान पान में थे, मांसाहारी थे वो, शाकाहारी थे, या दोनों थे, या फिर दोनों ही नहीं थे। बताइए साहब कि सिंधु सभ्यता के लोग खान पान में थे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा से, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे वो सिंधु सभ्यता के लोग। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के लोगों में मनोरंजन का प्रमुख साधन था। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके लिए मनोरंजन का साधन क्या था प्रमुख रूप से? शतरंज, कबड्डी, क्रिकेट या ये सभी चीज़ें। तो क्या उत्तर हो जाएगा साहब? साहब उत्तर होगा यहाँ पर शतरंज। सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? शतरंज। इत्मीनान से सुनिए, सारे सवाल यहीं याद हो जाएंगे आपको। अगला सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार किस रूप में होता था? पूर्ण शवादान या पूर्ण समाधिकरण रूप में, आंशिक शवादान या फिर आंशिक समाधिकरण रूप में, कलश शवादान संस्कार, या इन सभी रूपों में? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा अपना द। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो अंतिम संस्कार होता था उसमें सभी चीज़ें आती थी, इन सभी तरीक़ों से होता था। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोसिफोलिस नामक बीमारी का संबंध किस स्थल से है? कालीबंगा से, रोपड़ से, बनवाली से, या फिर लोथल से? तो बताइए, हाइड्रोसिफोलिस नामक जो बीमारी थी इसका संबंध किस स्थल से था? उत्तर हो जाएगा ए, कालीबंगा से। कहाँ से था? कालीबंगा से। अगला सवाल देखिए और बताइएगा भी वीडियो के आखिर में कि आपकी ईमानदारी से कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं। किस इतिहासकार ने सिंधु सभ्यता में पुरोहितों का शासन स्वीकार किया है? वो कौन सा इतिहासकार था जिसने सिंधु सभ्यता में पुरोहितों के शासन को स्वीकार किया? दयाराम साहनी, पिगट, राखालदास बनर्जी, या फिर हेटर? तो किसने स्वीकार किया साहब? यहाँ पर हो जाएगा पिगट महोदय ने। पिगट महोदय जो इतिहासकार, उन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता में पुरोहितों का शासन जो है रहा है। अगला देखिए, मिट्टी का बना हुआ हल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मिट्टी का बना हुआ हल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रोपड़ से, बनवाली जो हरियाणा में है वहाँ से, चनूदड़ो जो पाकिस्तान में है वहाँ से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बनवाली हरियाणा। यहाँ से है जो मिट्टी का बना हुआ हल है जो प्राप्त हुआ है। और हमारा यह प्रयास है कि आपको श्रेष्ठ स्तर के सवाल उपलब्ध करवाएं। तो आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार को, चैनल को और श्रेष्ठ बनाने का और बड़ा बनाने का। तो सभी मित्रों को शेयर किया करें। अगला सवाल देखिए, बड़ी मेहनत लगती है सवालों को संकलन में।
सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। बनवाली हरियाणा से, रोपड़ से, कालीबंगा हनुमानगढ़ से, लोथल गुजरात से। बताइए। तो साहब उत्तर हो जाएगा से, कालीबंगा हनुमानगढ़ से यहाँ पर जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। तो देखिए साथ में बनवाली कहाँ है, हरियाणा से है, कालीबंगा स्थित कहाँ है, हनुमानगढ़ में, ये लोथल कहाँ है, गुजरात में। ये चीज़ें यहाँ से भी सवाल बन सकता है इसी का सवाल, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, विश्व में सर्वप्रथम कपास की बुनाई कहाँ पर होना माना गया है? कि सबसे पहले जो कपास की बुनाई है वो कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? मेसोपोटामिया सभ्यता में, फ्रांस में, सिंधु सभ्यता में, या फिर अल्जीरिया में? तो क्या हो जाएगा साहब? यहाँ पर हो जाएगा से, सिंधु सभ्यता में। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर है बुआई। सर्वप्रथम कपास की बुआई कहाँ पर होना माना गया? तो सिंधु सभ्यता में। ठीक है, सिंधु सभ्यता में। और व्याख्या के रूप में देखें तो कपास को यूनानियों ने सीडन कहा है। जो यूनानी लोग थे उन्होंने कपास को क्या कहा? सीडन। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता में जले हुए चावल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में जले हुए चावल के अवशेष कहाँ मिले हैं? लोथल से, रंगपुर से, चनूदड़ो से, या फिर कालीबंगा से? तो क्या उत्तर हो जाएगा साहब? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द, कालीबंगा से मिले हैं। आगे देखिए, जो के अधिकतम अवशेषों का प्रश्न है कि जो के अधिकतम अवशेष कहाँ से मिले, तो वो होगा बनवाली हरियाणा। ठीक है, अधिकतम अवशेष की बात करें जो के की, तो बनवाली हरियाणा हो जाएगा। चावल के अवशेष की बात करें तो लोथल व रंगपुर से। सरसों के अवशेष की बात करें तो वो होगा चनूदड़ो पाकिस्तान से। ये चीज़ें अभी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व में नहरों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई है, या यूँ कहें कि विश्व में नहरों के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से मिलती है? भारत से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, या फिर कहीं से भी नहीं? तो उत्तर हो जाएगा साहब अपना ब। क्या हो जाएगा? अफ़गानिस्तान से हमें विश्व में सबसे पहले नहरों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अगला सवाल देखिए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर करें आप सभी ग्रुप में। अगला देखिए, वह क्षेत्र जहाँ सरस्वती नदी बहती थी और अब लुप्त हो गई है कहलाता है। यानी कि उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है अब जहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी पहले और अब है जो वो लुप्त हो गई है? विंसन, एविंसन, उत्थान, सभी? तो उत्तर हो जाएगा वो क्षेत्र है जो अभी कहलाता है विंसन। ठीक है, अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, सभी? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना बी, दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन। देखिए सवाल बहुत आसान सा लग रहा है आपको, लेकिन इस तरीके के सवाल है जो भ्रमित करने के लिए पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर यहाँ पर नीचे व्याख्या में दे रखा है प्रथम मुख्य व्यवसाय कृषि। जहाँ पर कृषि होती है वहाँ पर पशुपालन अनिवार्यतः लगभग किया ही जाता है। तो प्रथम तो व्यवसाय तो जो था मुख्य व्यवसाय वो कृषि था, तो यहाँ पर सवाल बना दिया गया दूसरा मुख्य व्यवसाय। तो यहाँ पर आप भ्रमित ना हो, इस तरह के सवाल भी आसान लगते हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन हो गया और प्रथम मुख्य व्यवसाय की बात करें तो वो हो गया कृषि। अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले सवाल बनेंगे तो इसी प्रकार के बनेंगे। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक आकृतियाँ प्राप्त हुई है? गाय की, कुबड़दार बैल की, घोड़े की, या फिर इन सभी की? बताइए कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक आकृतियाँ प्राप्त हुई है। तो साहब यहाँ पर जो सर्वाधिक आकृतियाँ मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर वो मिली है कुबड़दार बैल की।
उत्तर क्या हो जाएगा? ब, कुबड़दार बेल की। अगला देखिए, क्या सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे? सवाल को ध्यान से देखिएगा और विकल्पों को भी। क्या सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे? हाँ, नहीं, कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है। तो उत्तर हो जाएगा नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। क्या उत्तर हो जाएगा? ब। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का वह पशु जिसके न तो अस्थिपंजर मिले हैं और न ही मोहरों पर चित्रण मिले हैं। ध्यान से देखिएगा कि सिंधु सभ्यता का वह पशु कौन सा है जिसके न तो अस्थिपंजर मिले हैं और न ही मोहरों पर उसका चित्रण मिला, कहीं अंकन मिला है। गाय, घोड़ा, बेल, भेड़। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा? ए, गाय। अगला सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता में बटन के आकार की मुद्रा का संबंध है। बटन के आकार की मुद्रा मिली है, उसका संबंध है रोपड़ से, बनवाली से, लोथल से, मांडी से। तो बताइए साहब कि सिंधु सभ्यता में बटन के आकार की मुद्रा का संबंध कहाँ से है? उत्तर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि को किस नाम से जाना जाता है? बुस्ट्रोफेदन लिपि, गौमूत्री लिपि, दोनों, या फिर दोनों ही नहीं? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना स, दोनों नामों से। बुस्ट्रोफेदन लिपि इस नाम से भी जाना जाता है माफ़ कीजिएगा, और गौमूत्री लिपि इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोनों तरफ यानी कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ से लिखी जाने वाली लिपि को बुस्ट्रोफेदन लिपि कहते हैं और इसका अन्य नाम सर्पिलाकार लिपि भी है। अभी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का सर्वप्रथम लेख कब प्राप्त हुआ था? लेख कब प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का? 1853 में, 1854 में, 1855 में, या फिर 1856 में? तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का सर्वप्रथम लेख जो कब प्राप्त हुआ था? उत्तर हो जाएगा ए, 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। अगला देखिए, सिंधु लिपि पूर्ण रूप से कब प्रकाश में आई? पहले चर्चा देखने को मिली, लेकिन पूर्ण रूप से कब प्रकाश में आई सिंधु लिपि? 1920, 1921, 1922 या फिर 1923? बताइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा द। पूर्ण रूप से सिंधु लिपि जो प्रकाश में आई वो आई थी 1923 के अंदर। कब आई थी? 1923 में। अगला देखिए, सिंधु लिपि में कुल मूल चिन्ह है। सिंधु लिपि में कुल मूल चिन्ह खोजे गए हैं, देखे गए हैं 61, 62, 63, 64। तो कितने मूल चिन्ह हैं? 64, 64। और इस लिपि में चित्राक्षर जो हैं वो 250 से 400 तक हैं। चित्राक्षर भी मिले 250 से 400 तक। अगला सवाल देखिए, सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था, ना कि पढ़ा था। प्रयास किसने किया था सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का? नटवर झा ने, राजा राम ने, धनपत सिंह ने, या फिर वेडन ने? तो यहाँ पर साहब सही उत्तर हो जाएगा द, वेडन ने प्रयास किया था। वेडन महोदय ने सर्वप्रथम सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। और हम ये बात करेंगे कब पढ़ने का प्रयास किया था, उस सन की बात करें तो वो सन है 1925। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में ईश्वरीय सत्ता के कितने रूप थे?
सिंधु सभ्यता में ईश्वरीय सत्ता के कितने रूप थे? 1, 2, 3 या 4? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 2। ईश्वरीय सत्ता के 2 रूपों की बात करें तो परम पुरुष और परम नारी। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, इसे कहा है। सिंधु सभ्यता के अंदर एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, इसे क्या कहा गया है? पृथ्वी की देवी, उर्वरता की देवी, प्रजनन की देवी या फिर ये सब कुछ? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द सभी। जो सिंधु सभ्यता में महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है उसे पृथ्वी की देवी भी कहा गया है, उर्वरता की देवी कहकर भी पुकारा गया है और प्रजनन की देवी भी कहा गया है। ध्यान में रखिएगा तीनों चीज़ों को। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में किस स्थान से नारी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है? ध्यान में रखना, सिंधु सभ्यता में किस स्थान से नारी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है? राजस्थान, पंजाब, सिंध प्रांत या सभी? तो उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? राजस्थान से। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में सर जॉन मार्शल ने शिव का नंदी कहा है। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता में शिव का नंदी किसे कहा है? कुबड़ वाले बैल को, बतख को, हाथी को या फिर घोड़े को? तो उत्तर हो जाएगा ए, कुबड़ वाला बेल, इसको शिव का नंदी कहा है हड़प्पा सभ्यता में। और किसने कहा है? सर जॉन मार्शल ने। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा से मिट्टी से निर्मित कितने ताबीज मिले हैं? 21, 22, 23 या फिर 24? तो उत्तर हो जाएगा 23। हड़प्पा से मिट्टी से निर्मित 23 ताबीज है जो मिले हैं। अगला सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली सेल खड़ी मिट्टी का संबंध है। सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली जो सेल खड़ी मिट्टी है इसका संबंध है बलूचिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र, बदख्शां अफगानिस्तान में या फिर कश्मीर से? तो उत्तर हो जाएगा ए, बलूचिस्तान। अगला देखिए, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण है आर्यों के द्वारा बाह्य आक्रमण, बाढ़ आने के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण या फिर प्रशासनिक शिथिलता के कारण। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन किस वजह से हुआ? बताइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साहब अपना क्या? बाढ़ आने के कारण। ये कारण बताए, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता के पतन का कारण इन्होंने ये बताया कि बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर यह पतन हुआ है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन का कारण जलवायु परिवर्तन है। ये किसने कहा? कि नहीं साहब, सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था वो तो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। तो ये किसने कहा? ओरेल स्टाइन ने, अमलानंद घोष ने, KUR केनेडी ने या ए और बे दोनों? तो जलवायु परिवर्तन से कि पतन हुआ था सिंधु सभ्यता, ये कहा था। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा द, ए और बे दोनों। ओरेल स्टाइन ने भी कहा ये बात और अमलानंद घोष ने भी यही बात कही कि जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का इसका पतन हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ व्याख्या भी है कि KUR केनेडी इन्होंने कहा कि संक्रामक रोग के कारण हुआ पतन। ठीक है, KUR केनेडी क्या कहते हैं? संक्रामक रोग के कारण। और गार्डन चाइल्ड व व्हीलर क्या कहते हैं? बाह्य आक्रमण के कारण हुआ था। तो बाढ़ के कारण हुआ ये तो कहा सर जॉन मार्शल ने कह दिया। जलवायु परिवर्तन के कारण पतन हुआ ये कह दिया अपने ओरेल स्टाइन और अमलानंद घोष ने। और संक्रामक रोग के कारण कह दिया KUR केनेडी ने। और कि बाह्य आक्रमण के कारण पतन हुआ ये कह दिया गार्डन चाइल्ड व व्हीलर ने। तो ये चारों चीज़ें आप जो ध्यान में रखिएगा। प्रयास है कि आपको समग्र जानकारी दी जाए। अगला सवाल, पृथ्वी पर
सभ्यताओं का जन्म स्थान कहा जाता है? पृथ्वी पर कि सभ्यताओं का जन्म स्थान कहा जाता है, कहाँ से हुआ सभ्यताओं का जन्म? मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंध, सीरिया। तो क्या हो जाएगा साहब उत्तर अपने 91 वाला जो सवाल है इसके अंदर उत्तर हो जाएगा अपना ए। क्या हो जाएगा? ए, मेसोपोटामिया। अगला देखिए 92 है, मेसोपोटामिया शब्द मेसोपोटामस से बना है। इसका अर्थ है नदियों से दूर की भूमि, नदियों के मध्य की भूमि, बंजर भूमि या फिर खेत खलियान। तो उत्तर हो जाएगा नदियों के मध्य की भूमि। इस शब्द का अर्थ तो ये हो गया, ठीक है। और पूछ लिया जाए मेसोपोटामिया शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, तो मेसो और पोटामस, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कितने क्षेत्रों में हुआ है? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसका विकास कितने क्षेत्रों में हुआ है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो उत्तर हो जाएगा अपना क्या 93 के अंदर उत्तर हो जाएगा 4। नीचे अगर व्याख्या देखें तो यहाँ से भी सही कर सकते थे। 4 क्षेत्र कौन कौन से? असीरिया, अकाद, बेबीलोनिया और सुमेरियन, जो कि सर्वाधिक विकसित क्षेत्र था। असीरिया, अकाद, बेबीलोनिया और सुमेरियन। आगे बढ़ते हैं। सन 1934-35 से पहले ईरान का नाम था। 1934 से पहले 34-35 से पहले ईरान का नाम था सुमेरियन, पर्शिया, बेबीलोनिया या फिर अकाद। तो उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर हो जाएगा ब, पर्शिया, ठीक है। अब यहाँ पर व्याख्या में देखें तो यहाँ पर तो पर्शिया हो गया ईरान का, और 1921 में मेसोपोटामिया को इराक नाम है जो दिया गया था 1921 में। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, सबसे पहले पहिएदार गाड़ियों का प्रयोग मिलता है, या यूँ कहें कि सबसे पहले पहिएदार गाड़ियों का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? सिंधु सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में, मिस्र सभ्यता में या फिर इन सभी सभ्यताओं में? उत्तर हो जाएगा ब, मेसोपोटामिया सभ्यता में। अगला देखिए, सबसे पहले लेखन कला का ज्ञान हासिल किया। सबसे पहले लेखन कला का ज्ञान हासिल किया असीरिया ने, अकाद ने, बेबीलोनिया ने या फिर सुमेरियनों ने? उत्तर हो जाएगा द। क्या हो जाएगा? द। अगला सवाल, मेसोपोटामिया की लिपि कहलाती है, यहाँ की सभ्यता की जो लिपि है वो कहलाती है क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि, ब्रुस्टोफेदन लिपि जो हमने पहले देखी थी, सर्पिलाकार लिपि या सभी? अगर पहले वाले सवाल को थोड़ी देर पहले आया था, पिछले 10-15 सवालों से पहले, उस सवाल को अगर आपने अच्छे से सुना है तो यहाँ पर सीधा सा उत्तर बता पाएंगे। उत्तर हो जाएगा क्यूनिफॉर्म लिपि या यूँ कहें कि कीलाक्षर लिपि। ये मेसोपोटामिया की लिपि कहलाती है। अगला देखिए, मेसोपोटामिया लिपि को पढ़ने का कार्य किया हेनरी बर्टन, हेनरी रोलेशन, हेनरी रॉबर्ट या फिर हेनरी रॉस? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मेसोपोटामिया जो लिपि है उसको पढ़ने का कार्य किया हेनरी रोलेशन ने, हेनरी रोलेशन ने। अगला देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है सिंधु, मिस्र, मेसोपोटामिया या फिर चीन? बताइए, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा मिस्र। मिस्र की सभ्यता है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है। और आगे हम बात करें, ये व्याख्या भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले विकसित होने वाली सभ्यता की बात आए, विकसित होने वाली सभ्यता की बात आए तो वो होगा मेसोपोटामिया, और प्राचीन सभ्यता की बात आए तो वो क्या होगा? मिस्र। अगला देखिए, आखिरी पड़ाव की ओर है इस सीरीज़ में, तो लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जितने भी आपके ग्रुप है, जितने भी आपके तैयारी करने वाले बंधु बांधव है उनको। कुम्हार के चौक का प्रयोग किस सभ्यता की देन है?
कुम्हार का जो चाक होता है उसका प्रयोग किस सभ्यता की देन है? मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु या फिर चीन? उत्तर क्या हो जाएगा? ए, मिस्र। अगला और आखिरी सवाल इस सीरीज का, इनमें से फराओ है औजार, पुरानी विरासत, नदी का नाम या फिर मिस्र का राजा? या यूँ कहें कि फ़राओ किसके लिए आया है? औजार के लिए, पुरानी विरासत के लिए, नदी के नाम के लिए या फिर मिस्र के राजा के लिए? तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करके बताना। नहीं आ रहा तो कहीं ढूंढ कर बताना। फिर भी नहीं आ रहा तो अगली सीरीज़ में मैं आपको बता दूंगा। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।